ओके, गुड आफ्टरनून। देखो, आपको लास्ट क्लास में मैंने शीट का डिस्कशन करने के लिए बोला था। आप लोग शीट सॉल्व करके लाए होंगे आज। चलो तो निकाल लो सभी शीट। एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 1। बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में आपके डाउट्स। ओके, फर्स्ट, फिफ्थ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन बिहेव बोथ एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। जो एक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सके। तो देखो, इसमें आपको अलग अलग मॉलिक्यूल दे रखे हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल मुझे दे रखा है CH3NH2। इसमें नाइट्रोजन पे केवल लोन पेयर है। इसका मतलब ये एक नाइट्रोजन डोनर की तरह बिहेव करेगा और नाइट्रोजन सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये बन जाएगा आपका एक न्यूक्लियोफाइल। CH3Cl, इसमें भी आपके पास Cl माइनस है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। CH3Cn की यदि हम बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है इसका। अब इसमें आप यदि देखोगे तो मल्टीपल बॉन्ड्स है। आपको याद होगा, जो मल्टीपल बॉन्डेड आपके पास एटम होता है, यानी सेंट्रल एटम जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से लिंक है, उसके बॉन्ड को यदि हम ब्रेक करते हैं तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। अब ये जो कार्बन पॉजिटिव है, ये तो बिहेव कर सकता है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इस पे लॉन पेयर्स है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। इसमें जो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, लॉन पेयर डोनेट करके एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। और सेंट्रल एटम मल्टीपल बॉन्ड से लिंक है, तो ऐसे सेंट्रल एटम आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ये इन्हें हम लुईस एसिड्स के साथ भी डील करते हैं। और ऐसे ही आप ऑप्शन डी पर जाओगे, CH3OH, इसमें लॉन पेयर है केवल ऑक्सीजन पेयर, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। 5 तो है ही नहीं इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में कोई और डाउट किसी का? ए फोर्थ का आंसर होगा ए और डी। देखो, फोर्थ में आपसे बोला है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा आपके पास, कार्बोकैटायन। क्या एम्प्टी ऑर्बिटल होगा इसके पास एक? इसका मतलब ये हो सकता है रेडिकल नहीं होता है, क्योंकि रेडिकल के पास ना तो फ्री ऑर्बिटल होते हैं, रेडिकल्स के पास ना तो फ्री ऑर्बिटल्स होते हैं और कोई पेयर भी नहीं होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। तो एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता है रेडिकल्स के पास। तो रेडिकल आपके ध्यान रखना, ना तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना न्यूक्लियोफाइल होते हैं। रेडिकल्स आर नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल, दोनों में हम उन्हें कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल होना जरूरी है, जबकि न्यूक्लियोफाइल होने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर का होना जरूरी है जो डोनेट किया जा सके। कार्बिन जो होता है, देखो आपको कार्बिन मैंने बताया था इस तरह का होता है, CCl2 लिखा मैंने, तो ये कार्बिन है, डाइक्लोरो कार्बिन बोलते हैं इसे हम। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हुए कार्बन के पास? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए?
इन द बॉन्डेड स्ट्रक्चर। 6 हो गए ना, दो तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक पेयर ये रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी के पास लास्ट शेल में, और कार्बन तो वैसे भी टेट्रावैलेंट होता है, तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल रह जाता है इसके पास, और इसीलिए उस एम्प्टी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल होते हैं आपके। तो आप ये चीज ध्यान रखोगे, कार्बिन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट बनने के लिए वो एक एम्प्टी ऑर्बिटल रखता है, तो आपके कार्बोकेटाइन और कार्बिन दोनों इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सारे नहीं होते, कुछ NH4+ है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे NH4+ कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। Na+ है, Mg2+ है, ये भी डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं। बेटा केवल कार्बोकेटाइन की तरह डील नहीं करते हैं, उनकी हम स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन जैसे कंपेयर करते हैं। जो फ्री रेडिकल होते हैं उनकी स्टेबिलिटीज को कंपेयर करने के लिए हम उन्हें कार्बोकेटाइन जैसा डील करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कार्बोकेटाइन बन गया है। उनकी स्टेबिलिटी के लिए हम देखते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहता है उनके पास, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं रेडिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है वो, लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा एम्प्टी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 6th 7th 8th 9th 10th। चलिए सारे देख लेते हैं फिर अपन। नंबर 6, which one of the following has maximum nucleophilicity? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। अब आप पहले तो ये देखिए ए, बी और सी ऑप्शंस को। ए में कार्बन पे नेगेटिव है, बी में नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, और सी में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तीनों में सबसे आपके पास, इन तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम है? कार्बन। क्या कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएगा? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या कर पाएगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट। तो इसका मतलब ये है कि एबीसी के अंदर जो आपका ए ऑप्शन है वो सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इन द गिवन 3 ऑप्शंस एबीसी। अब हम बात करते हैं ए और डी ऑप्शन की। तो ए और डी ऑप्शन में आप देखोगे, जो डी ऑप्शन है उसमें बल्कीनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, और स्टेरिक क्राउडिंग भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करता है। जितनी ज्यादा बल्कीनेस होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होती जाएगी। ये पॉइंट मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल में लिखाया भी था। तो इसीलिए आपका ए ऑप्शन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, CH3-। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग ऑल ऑप्शंस। ऑप्शन डी में स्टेरिक क्राउडिंग है। क्राउडिंग ऑलवेज डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्राउडिंग की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7th, which one of the following has maximum nucleophilicity? देखो आप यदि इसमें ए, बी और डी ऑप्शन पे जाओगे तो इन तीनों में नेगेटिव चार्ज है, और सी ऑप्शन आपका न्यूट्रल है। ए, बी और डी ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर तीनों में नेगेटिव चार्ज है, जबकि सी वाला न्यूट्रल है। आप मुझे बताइए, जिसपे नेगेटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल है, कौन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को पहले देना चाहेगा? हाँ, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो अनस्टेबल है तो वो अपने नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके। तो चलो, जो सी ऑप्शन है वो तो हमारी लाइन से वैसे हट गया, सी ऑप्शन तो वैसे हट गया क्योंकि न्यूट्रल है वो तो। अब बची बात ए, बी और डी की।
चलो देखो ऐसा एटम कौन सा है जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन सब में? यस, सल्फर. एंड दैट्स व्हाई it can donate its electron pair very easily, so it will become greatest nucleophile among all the given options. तो 7th में आंसर आपका ए आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल. 8 भी आपका न्यूक्लियोफाइल का है. देखिए स्टेबिलिटी के एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. 8th में हमें देखना है न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आप फर्स्ट देखिए, इसमें एक तो आपको दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COO. क्या ये कैनोनिकल? हाँ, एसिडिक नेचर है तो H प्लस डोनेट करना ही चाहता है ये वैसे भी. H प्लस डोनेशन टेंडेंसी है इसकी स्टेबिलिटी के लिए. या फिर इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं CH3COO-. क्या ये आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म बनाएगा? देखो इस तरह की होती है इसकी आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म. आप इसे यहाँ रेजोनेंस करा दो और इसको यहाँ पर. तो ये दो आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म है. और ऐसे कंपाउंड्स जो आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं दे आर हाईली स्टेबल. इससे भी ज्यादा स्टेबल एक ऐसा कंपाउंड होता है. बताओ ये कितनी कैनोनिकल फॉर्म बनाएगा? आइडेंटिकल. इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म कितने होंगे इसके? 3. यहां आ सकता है, यहां भी आ सकता है. तो इससे भी ज्यादा स्टेबल ये होता है. इससे भी ज्यादा स्टेबल ये है. वैसे ऑप्शन में आपको ये नहीं दे रखा है, मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सल्फोनिक एसिड्स में नेगेटिव होगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. तो आपको जो ऑप्शंस गिवन है उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये है क्योंकि ये इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म बनाता है. एक आपको दे रखा है ये, इसमें ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसके बाद इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है आपके पास. एक आपको दे रखा है OH- और एक दे रखा है OCH3-. इसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा. तो सबसे बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल था तो लीस्ट ही आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपसे यही पूछा है द करेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर्स. OCH3 में CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो वो नेगेटिव चार्ज बढ़ा देता है, और नेगेटिव बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको ये चेक करना है कि स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा है, क्या जो ज्यादा स्टेबल है वो कभी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा? नहीं करेगा. और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम शो कर पाएगा. मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? लेस. तो आपको बस स्टेबिलिटी चेक करनी है कि कौन से एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है. इसमें इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म बनते हैं 2, और ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं वो हाईली स्टेबलाइज्ड होते हैं. इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा इन दोनों के अंदर. इसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है, और ऐसे में इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और लास्ट में आपका OH- आता है. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, करेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर्स. ऑप्शन नंबर ए को देखिए. क्या फर्स्ट ऑप्शन में ऊपर नेगेटिव चार्ज है? और फर्स्ट ऑप्शन में 2 पार्ट है, एक तो ऊपर नेगेटिव है, एक कार्बन पे नेगेटिव है. कौन सा होगा बताओ बेटर न्यूक्लियोफाइल? हाँ, सेकंड वन जो CH3- है वो बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा. दूसरा ऑप्शन यदि हम देखें CH3S- और CH3SH, एक पे नेगेटिव है और एक पे न्यूट्रल है. हाँ, तो फर्स्ट वाला ज्यादा होगा बेटर.
फर्स्ट वाला क्या होगा, बेटर होगा, क्योंकि जो आयनिक होते हैं वो अपने नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करते हैं। तो एक तो बी सही है आपका। अच्छा, ऑप्शन सी को देखो आप। सी में आपको क्राउडिंग दिखनी होगी। बताओ कौन होगा बेटर न्यूक्लियोफाइल। सी में आपको क्राउडिंग देखनी होगी। फर्स्ट जो दे रखा है उसमें लेस क्राउडिंग है और दूसरे वाले में ज्यादा क्राउडिंग है। तो जो लेस क्राउडिंग होते हैं वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो सी ऑप्शन में फर्स्ट वाला जो दे रखा है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। मतलब सी ऑप्शन भी आपका सही है। और लास्ट यदि हम आते हैं डी ऑप्शन पर, तो देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉस्फोरस, और इसीलिए वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन इसमें उल्टा दे रखा है। नहीं, जहां पर एक जैसे इस तरह के ग्रुप होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, उनमें हमें क्राउडिंग भी देखनी होती है। प्लस आई से आप देखोगे तो दूसरा वाला ज्यादा हो जाएगा उसमें, क्योंकि 3 डिग्री हो जाने लगता है उसके इसमें। लेकिन ऐसे केसेस में हमें हिस्टेरिक क्राउडिंग को भी देखना पड़ता है। ऑप्शन डी के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों पर नॉन पेयर होते हैं, लेकिन फॉस्फोरस पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। हाँ, यदि एक जैसे मॉलिक्यूल है तो वहां पर हम फिर क्राउडिंग देखते हैं। इस तरह के जहां भी मॉलिक्यूल आपको मिले वहां पर क्राउडिंग हमें देखनी है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के केस में आपसे यदि न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी जाती है तो हम क्राउडिंग से आंसर देते हैं उस केस में। क्वेश्चन नंबर 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एट्थ में हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देखनी होगी। स्टेबिलिटी ठीक है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी चेक करनी होगी वहां पर। विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज एन एम्बिडेंट। ये तो क्लास का क्वेश्चन है, हमने क्लास में पढ़ लिया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कौन सा होगा इन सब में एम्बिडेंट। CN-। साइनाइड पढ़ा था ना, इससे साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों बनते थे। एक हमने NO2 पढ़ा था, इससे एक तो NO2- बनता था, और एक आपके पास नाइट्रो अल्केन और एक अल्काइल नाइट्राइड, दो तरह के कंपाउंड बनते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में है किसी को दिक्कत। क्या क्वेश्चन नंबर 11 है किसी का डाउट। ओके, 11th में भी आपसे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी है। देखते चलिए स्टेबिलिटी वाइज। सबसे पहले आप देखो 11th में जो सी ऑप्शन आपको दे रखा है सल्फोनिक एसिड, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करता है। फोर्थ वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे थोड़ा कम स्टेबल है। पहले हमें ग्रुप देखने होते हैं, ग्रुप जब एक जैसे होते हैं तो फिर हम बल्किनेस चेक करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होता है ग्रुप्स, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है। जैसे सल्फोनिक एसिड है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद हम देखते हैं एटम्स, और यदि एटम्स भी सेम है सारे, तो फिर हम बल्किनेस चेक करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे। अभी देखो आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, क्योंकि सब में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास हो गया सल्फोनिक एसिड, जो हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं ये। तो सबसे लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा सी ऑप्शन आपका। इसके बाद जो डी ऑप्शन दे रखा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के आयन है आपके पास, तो ये 2 कैनोनिकल फॉर्म बनाएगा। तो इसके बाद स्टेबिलिटी आती है डी ऑप्शन की, तो इससे बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा सल्फोनिक एसिड से। अब हम बात करें फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और सेकंड में कार्बन पे नेगेटिव है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन, और दूसरे में कार्बन है। तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटरली डोनेट कौन कर पाएगा, कार्बन। इसीलिए CN- सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया आपका। फिर OCH3-, फिर हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आयन, और लास्ट में हो गया सल्फोनिक एसिड।
सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, थर्ड फोर्थ। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में पूछ लीजिए, थर्ड फोर्थ, एक्सेप्ट थर्ड एंड फोर्थ, एनी अदर डाउट? सेक्शन बी 1 to 6, ओके। चलिए बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में आपसे बोला है SN1। SN1 मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। सेकंड, ओके, सेकंड में देखो SN1 के लिए बोला है आपके लिविंग ग्रुप अलग अलग है। सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कहां पर है? क्या फर्स्ट में सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है? और इसीलिए फर्स्ट की जो रिएक्टिविटी है वो हाईएस्ट होगी। फर्स्ट में आयोडीन है जो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है इन चारों हैलोजेंस के अंदर, और इसीलिए फर्स्ट विल बी मोस्ट रिएक्टिव। अच्छा देखो, यदि सेकंड क्वेश्चन में आपसे ऑर्डर पूछा जाता है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर अरेंज करो, तो ऑर्डर में आपके पास सबसे पहले तो आया था ए, क्योंकि आयोडीन है। इसके बाद आता है आपका सी, क्योंकि ब्रोमीन है। यदि हम बात करें बी और डी ऑप्शन की, क्या बी में बनने वाला कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन होगा? लोन पेयर बैकबॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा उसे, ऑक्सीजन के लोन पेयर उसे स्टेबलाइज कर पाएंगे। तो ए और सी के बाद आपका आता बी, और लास्ट में आता है आपका ऑप्शन डी या प्लस एम। तो ऑर्डर क्या होता है? यदि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ऑर्डर पूछा गया होता तो आपका आंसर होता ए, देन सी, देन बी एंड लास्ट में डी। चलिए थर्ड की बात करते हैं। SN1 में आपको कार्बोकेटाइन बनाने होंगे। एक तो ये हो गया कार्बोकेटाइन आपके पास, एक ये हो गया। चलो बताओ, इन तीनों चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है? आ रहा है फोर्थ सभी का? यदि आपका फोर्थ आ रहा है तो गलत आंसर है। सही आंसर है इसका, सबसे ज्यादा स्टेबल है सेकंड। हाँ यस, हाइपर कॉन्जुगेशन। आप इंडक्टिव से आंसर कर रहे हो फोर्थ। आपका जो आंसर फोर्थ आ रहा है वो इंडक्टिव से आ रहा है। आपने सोचा होगा कि सर यहाँ तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव लग रहा है, लेकिन इंडक्टिव से भी पावरफुल इफेक्ट है यहाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो इस कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? 1। इसमें कितने अल्फा है? 2। और इसमें कितने अल्फा है? 3। बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन है, इसमें अल्फा होते हैं आपके पास। तो ये 1 है, ये 2 है, यहाँ 3 है। सबसे ज्यादा अल्फा है, तो आंसर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड, फिर होगा थर्ड, फिर होगा फोर्थ, और लीस्ट होगा फाइव। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करके आते हैं। आप चाहो तो लिख भी सकते हो इस एग्जाम्पल को अपनी नोटबुक में, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। आप इंडक्टिव से आंसर करके आ जाते हो, इसका स्टेबिलिटी भी पूछता है जब भी। आंसर आपको इंडक्टिव से भी एक बेटर इफेक्ट यहाँ पर है, जो उससे ज्यादा डोमिनेटिंग है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें सबसे ज्यादा है वो। तो आंसर में सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, और लीस्ट हो जाएगा फर्स्ट। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में भी आपको ऐसा ही करना है। आप बीआर को हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ और चेक करो स्टेबिलिटी। क्या यदि मैं बीआर हटाऊंगा
तो जो थर्ड ऑप्शन है मेरे पास, थर्ड स्ट्रक्चर है, ये एक एरोमेटिक होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो इसमें दो तो पाई बॉन्ड दे रखे हैं आपको, और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब ये एरोमेटिक है। तो थर्ड तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। हाँ, सेकंड को देखो, बी आर अटैकर पॉजिटिव लगाकर कैसा होगा। हाँ, सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक होगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे में क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा वो। और फर्स्ट में आप देखोगे तो फर्स्ट आपका नॉन एरोमेटिक होगा, हालांकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और नॉन एरोमेटिक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा थर्ड, देन फर्स्ट, और लास्ट में आएगा सेकंड। सेकंड लीस्ट है क्योंकि एंटी एरोमेटिक होता है। सो क्वेश्चन नंबर B6 तक बताइए, कोई और डाउट किसी का। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर V6 तक कोई और डाउट। बेटा नंबर 6 में भी आपको यही देखना है, SN1 के लिए पूछा है आपको। तो देखो 3 डिग्री जो है वो हाईएस्ट SN1 देते हैं आपको। इसके बाद आते हैं 2 डिग्री, 1 डिग्री SN2 देते हैं, SN1 नहीं दे पाते, इतने लीस्ट रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स SN1। तो हमेशा याद रखोगे आप, 3 डिग्री हमेशा SN1 देगा, 1 डिग्री हमेशा SN2 देगा, 2 डिग्री वाले SN1 और SN2 दोनों शो कर पाते हैं। अब आप देख लो जो ऑप्शंस आपको गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 2 डिग्री है, सेकंड ऑप्शन 3 डिग्री है, थर्ड ऑप्शन 1 डिग्री हो गया, और फोर्थ ऑप्शन 3 डिग्री है। तो थर्ड वाला SN1 नहीं दे पाएगा, थर्ड वाला SN2 दे सकता है क्योंकि 1 डिग्री है वो। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर V7 से V10, सेक्शन बी, B7 टू B10, 8th 9th 10th 7th। चलिए देखते हैं। देखो 7th की बात करते हैं, 7th में थोड़ा सा शिफ्टिंग का यूज करना होगा हमें। आप Br को निकाल दो एक बार और कार्बोकेटाइन बनाओ। Br को निकाल के कार्बोकेटाइन बना लिया मैंने। अब आप ये देखिए कौन सी डिग्री है कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री। यदि मैं इसे यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, क्या ये 3 डिग्री हो जाएगा। और 3 डिग्री के लिए मुझे क्या शिफ्ट करना होगा, किस तरह की शिफ्टिंग होगी। यस, इट विल बी मिथाइल शिफ्टिंग। तो मिथाइल को शिफ्ट कर दो और कार्बोकेटाइन बनाओ। शिफ्ट द मिथाइल एंड फॉर्म ए स्टेबल कार्बोकेटाइन। और उसके बाद आपको न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देना है। तो देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये बन गया आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन। और लास्ट में आपके पास न्यूक्लियोफाइल है CH3OH, तो आपको OCH3 ऐड कर देना है इस प्लेस पर। जहां पर कार्बोकेटाइन बना है वहां पर आप OCH3 ऐड कर दो, तो ये आपको आंसर दे देगा क्वेश्चन का। अच्छा देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास हमेशा जब भी 3 डिग्री होंगे तो 3 डिग्री SN1 फॉर्म करते हैं रिएक्शन, 1 डिग्री SN2 शो करते हैं, और 2 डिग्री SN1 भी शो करेंगे और SN2 भी शो करेंगे। SN1 कब शो करेंगे, SN1 शो करेंगे जब आपके पास एक न्यूट्रल सॉल्वेंट होगा। न्यूट्रल सॉल्वेंट का मतलब जैसे H2 हो गया, CH3OH हो गया, इस तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं। तो ये हाँ पोलर प्रोटिक बोल सकते हैं ना। तो इस तरह के सॉल्वेंट होंगे तो ये SN1 शो करते हैं।
और SN2 होगी आपके पास जब आपके पास आयनिक सॉल्वेंट्स होंगे या आयनिक सब्सटेंस होंगे, जैसे CH3O माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, SH माइनस हो गया, तो ये SN2 शो करते हैं उस केस में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 3 डिग्री SN1 शो करते हैं, 1 डिग्री SN2 शो करते हैं, और 2 डिग्री SN1 SN2 दोनों शो कर सकते हैं। आप इन चीजों को देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे कि SN1 है या SN2 है। बाकी तो ऑर्डर हमें पता ही है। बेस वो होता है जो H+ एक्सेप्ट करता है, और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following compound will give D and L configuration? D और L के लिए आपके पास कायरल कार्बन का होना जरूरी है। देखो आपको मैंने ऐसा भी क्वेश्चन कराया था, SN1 में हमारे पास कार्बोकेटायन मिलता है और रेसमाइजेशन भी मिलता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, कंपाउंड में क्या होना चाहिए आपका, कायरल कार्बन। ढूंढिए किस ऑप्शन में आपको कायरल कार्बन दे रखा है। सो देयर्स ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा कार्बन जिसके तरफ चारों ग्रुप डिफरेंट हो और 3 डिग्री भी होना चाहिए वो। ऑप्शन जो डी है उसमें डिफरेंट है लेकिन वो 3 डिग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, 8th में आपको पहले कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करने होंगे और फिर रिंग एक्सपेंशन करना पड़ेगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो 9th में आपके पास इस तरह का कंपाउंड दे रखा है आपको, CH3 DOH और HI आपको दे रखा है। सबसे पहले H+ का हम अटैक किस पे करेंगे, H2 बन के बाहर निकलेगा ये, और मुझे मिलेगा एक कार्बोकेटायन। आप देखो रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यदि रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर होता है रिंग एक्सपेंशन। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ब्रेक बीटा गामा बॉन्ड, बीटा गामा बॉन्ड को ब्रेक करना है और अल्फा गामा को ऐड कर देना है। इसे ब्रेक कर दो और इसे ऐड कर दो, तो ये 6 मेंबर की रिंग बन गई आपके पास। पॉजिटिव चार्ज आपका बीटा पे शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आपका शिफ्ट हो जाएगा बीटा के ऊपर। देखो ये कुछ इस तरह से आएगा। आप चाहो तो नंबरिंग बना के भी कर सकते हो, नंबरिंग कर दो इसकी 1 2 3 और इस तरह से ऐड कर दो। क्या और किसी तरह की शिफ्टिंग पॉसिबल है यहाँ पर? यस। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन ड्यूटेरियम है, तो हम ड्यूटेरियम शिफ्ट करा सकते हैं। तो ड्यूटेरियम की जब मैं शिफ्टिंग करा दूंगा तो ये शिफ्टिंग के बाद कुछ इस तरह का कन्वर्जन शो करेगा। यह गया ड्यूटेरियम आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और लास्ट में आपको इसकी जगह पर ऐड कर देना है I-। तो रिंग एक्सपेंशन का केस है, सिंपल आपको रिंग एक्सपेंशन और शिफ्टिंग करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। 10 में देखो, टेंथ में आप Br को निकाल दो, इससे बेटा इसमें ड्यूटेरियम शिफ्ट कराया है, इसमें डी है देखो यहाँ पर, हाइड्रोजन तो नहीं है इसके पास कोई भी। जब हाइड्रोजन नहीं होता है तो हम ड्यूटेरियम शिफ्ट करा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ शिफ्ट करा दूं और इसको मैं यहाँ ले आऊं।
तो ये आ गया है, ये इससे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। और लास्ट में आई माइनस को ऐड कर देना है यहाँ पे। नाइन्थ में किसी को दिक्कत आया? सभी को समझ में नाइन्थ क्वेश्चन? ओके। टेंथ में भी आपको ऐसे ही करना है, बी आर को हटाओ, कार्बोकेटाइन बना दो। बी आर को हटाना है और कार्बोकेटाइन बनाना है, क्योंकि प्रेसिपिटेट बनेगा EgPr का। और फिर उस केस में प्रोडक्ट फॉर्म कीजिए, क्या बनने वाला है? रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा यहाँ भी 5 से 6। एक बार बना के चेक कर लो, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है सभी का? आ रहा है सभी का आंसर? देखो टेंथ का। हाँ डी आ रहा होगा बिल्कुल। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 10 में बी आर को हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। कार्बोकेटाइन बनाकर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा 5 मेंबर से 6 मेंबर में। चलो मैं दिखाई देता हूँ एक बार करके। बी आर हटा दिया आपने और यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया अल्फा, बीटा, गामा। इसको ब्रेक करो, इसको ऐड कर दो, तो ये 6 मेंबर रिंग बन गई। पॉजिटिव आपका बीटा पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रेट शिफ्टिंग होगी, ये आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाए। ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और लास्ट में आपको एक्वस बोल रहा है, मतलब वाटर है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड करा देना है। या SN1 रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो डी ऑप्शन है, नहीं, जो पीपीटी फॉर्मेशन होता है वह कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के साथ रिएक्शन होती है। ऐसी रिएक्शन जिनमें पीपीटी फॉर्मेशन होता है, दे फॉलो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशंस एंड SN1। क्योंकि बी आर लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा बहुत फास्ट, बिकॉज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन इज पीपीटी फॉर्मेशन। AgBr एक पीपीटी बन जाएगा इसमें। एट्थ में देखो बी और डी जो ऑप्शन है, उन दोनों में आपके पास SN1 रिएक्शन होगी, और बी और डी दोनों में कायरल कार्बन है, लेकिन बी में बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ मोर अल्फा हाइड्रोजन देन डी, और इसलिए बी आपका आंसर है। एट्थ क्वेश्चन में बी और डी में जिनको कंफ्यूजन है, बी और डी दोनों बनाएंगे, दोनों में आपके एक कायरल कार्बन है, लेकिन बी में बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है बी में। देन ऑप्शन डी। ओके, सेक्शन सी निकालिए। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 1 to 5। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 1 3rd सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। चलिए देखते हैं।
चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर C1 की। C1 में आप देखोगे क्या जो ब्रोमीन है आपके पास 1 डिग्री कार्बन की, जिस कार्बन से लिंक है 1 डिग्री की तरह बिहेव करेगा ये? सुपर प्राइमरी बोल सकते हैं या 1 डिग्री बोल सकते हैं इसे हम? बोलिए, क्या फर्स्ट में जो आपको हाईलाइट दे रखा है क्या ये 1 डिग्री हाईलाइट की तरह बिहेव करेगा? 1 डिग्री है, इसका मतलब ये एक तो SN2 शो कर सकता है। 1 डिग्री है इसका मतलब एक तो ये SN2 शो कर सकता है। सेकंड, यदि Br में यहां से निकाल दूं तो बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो हाईली स्टेबलाइज्ड होगा। देखो लॉन पेयर बैकबॉन्डिंग काम करेगी यहाँ पर, प्लस एम इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लॉन पेयर बैकबॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन काम करेगा और इसीलिए कार्बोकेटायन भी हाईली स्टेबलाइज्ड होगा। तो SN1 का भी यही है मेथड, कार्बोकेटायन हाईली स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। तो ये SN1 भी शो कर सकता है और SN2 भी शो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर C2 में आपसे बोला है कौन से पेयर के अंदर फर्स्ट कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है SN2 रिएक्शन के लिए। आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखिए, क्या फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो पहला कंपाउंड आपको दे रखा है क्लोरीन का इजेक्शन पॉसिबल होगा वहां से? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण क्लोरीन को निकाल पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट तो आंसर नहीं हो सकता है आपका, ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी पर हम आते हैं। ऑप्शन बी पे आप क्लोरीन को देखिए, क्या फर्स्ट में क्लोरीन आपका 1 डिग्री और सेकंड में 2 डिग्री है? ऑप्शन नंबर सेकंड पे आइए और देखिए क्या फर्स्ट में 1 डिग्री और सेकंड में 2 डिग्री है? तो SN2 का रेट कहाँ फास्टर होगा, फर्स्ट कंपाउंड में है सेकंड में? हाँ ये होगा फर्स्ट के अंदर, यानी बी होगा एक तो आंसर आपका। एक तो आंसर क्या हो जाएगा बी। चलो अब आगे आते हैं। ऑप्शन सी पर चेक करो, फिर से वही देखना है आपको। सी में जो पहला कंपाउंड है उसमें 2 डिग्री है और दूसरा कंपाउंड है उसमें 1 डिग्री है। कहाँ फास्टर होगा SN2? सेकंड में। तो सी वाला फॉल्स हो गया आपका। और डी में भी ऐसे ही चेक कर लू, डी में भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। डी में भी फर्स्ट वाला आ रहा है, इसका मतलब आपके आंसर्स हो जाएंगे बी एंड डी। ओके, क्वेश्चन नंबर C3 में आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं, आपसे पूछा है SN2 रिएक्शंस का ऑर्डर। तो देखिए फर्स्ट कंपाउंड आपका सिंपल एक मिथाइल क्लोराइड है। यदि मैं फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को देखूं, यदि मैं फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को देखूं तो किसमें होगी रिएक्शन SN2 की फास्टर रेट? फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में। फर्स्ट में मैक्सिमम होगी, इसके बाद आएगा आपका फोर्थ और इसके बाद आ जाएगा थर्ड। लेकिन यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, CH3CO CH2Cl,
एक कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर जो Cl होता है वो एक बेटा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर जो Cl है आपका वो एक बेटा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, बिकॉज जो CO ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉअर होता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉअर है तो Cl का निकलना वहां से आसान होगा। यदि Cl की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CO विड्रॉ करेगा तो आने वाले ग्रुप के लिए कम रिपल्शन ये प्रोड्यूस करता है और आसानी से लीव करके निकल जाता है। इसलिए कार्बोनिल ग्रुप के अंदर जब भी हैलाइड्स लिंक होते हैं तो वहां पर रिएक्टिविटी SN2 की फास्टर होती है। देखो मैं फिर से बोल देता हूँ, सेकंड ऑप्शन में कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इस Cl की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेते हैं। Cl की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यदि विड्रॉ करेंगे तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से इसे सब्स्टिट्यूट कर देगा, और इसीलिए सेकंड में रेट आपकी फास्टर होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर C4, कार्बोकेटाइन बनेगा ही ना इसमें बेटा, लेकिन SN2 है, SN1 नहीं है, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है इसमें। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है क्योंकि SN2 है ये। इसमें होता क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेता है क्लोरीन की। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब वो विड्रॉ करते हैं तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे केस में नहीं रह जाती है, और इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से उसे सब्स्टिट्यूट कर देता है। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं वल्कीनेस के बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर C4 में आपको Br जो लिविंग ग्रुप है उसे निकालना है और OH माइनस लगाना है। अभी देखो इसमें इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन मतलब उसके अपोजिट प्लेस पे आपको लगाना है। तो अब देख लो कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर Br के अपोजिट प्लेस पे आपने OH लगाया है। ऑप्शन नंबर C। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ओके वेट ए मिनट। हाँ बिल्कुल, RRS हमें चेक करना होगा। जैसे RR है तो जो आंसर है वो आपका इन्वर्ट हो जाना चाहिए, SS हो जाना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं। तो जो आपके RR कॉन्फ़िगरेशन है इन्वर्जन रहता है, मतलब RR का इन्वर्जन क्या होगा, SS। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आना चाहिए। चलिए एक बार C4 का आंसर एक बार मैच कर लेते हैं हम, इसके बाद अपन इसकी बात करेंगे C4 की। क्वेश्चन नंबर C5। C5 में आपको OH के प्लेस पर Br यूज कर लेना है। C5 में OH के प्लेस पर आपको Br यूज कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर C5 से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन हो रहा है आपके पास। देखो हमारे पास अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं। जैसे एक रिएजेंट हमने पढ़ा था SOCl2, इसे हमने नाम दिया था सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और एक हम यूज करते हैं SOCl2 विद पिरिडिन।
पिरिडिन और मिलेगा आपको कैटलिस्ट कुछ रिएक्शंस में। जब भी SOCl2 हम यूज करते हैं तो रिएक्शन का टाइप होता है SNI। आई का मतलब है इंट्रामोलिकुलर। यदि हम SOCl2 यूज करते हैं तो रिएक्शन का टाइप कौन सा होता है SNI, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। और SNI में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका रिटेंशन होता है। रिटेंशन मतलब जहां से हटेगा केवल बस वही लगाना है आपको, केवल SOCl2 आपको दे तो रिएक्शन का टाइप होता है SNI। आपको यदि SOCl2 और पिरिडिन दे साथ में तो रिएक्शन का टाइप होता है SN2, मतलब यहाँ इन्वर्जन होगा। ऐसे ही आपको यदि PCl5 दे दे तो रिएक्शन का टाइप होता है SNI यानी इंट्रामोलिकुलर, तो इसे हम रिटेंशन नाम देते हैं। और PCl3 दे दे आपको तो रिएक्शन का टाइप होता है SN2, इसे हम इन्वर्जन नाम देंगे। तो ये कुछ आप अभी याद रखोगे। SNI रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अल्कोहल वाले चैप्टर में। लेकिन बस आपको अभी ये याद रखना है SOCl2 तो SNI इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ रिटेंशन होगा, SN2 में इन्वर्जन होता है SOCl2 प्लस पिरिडिन। PCl5 SNI रिटेंशन और PCl3 SN2 इन्वर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके इसी पर बेस्ड है। एक बार देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। क्या क्वेश्चन नंबर 6 में केवल SOCl2 यूज किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या SOCl2 यूज किया गया है? इसका मतलब आपके पास जो रिएक्शन है वो SNI है, और SNI है इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? रिटेंशन। अब आप देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर रिटेंशन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जहां पर OH हटा वहीं पर Cl आ गया, रिटेंशन हो गया। ऑप्शन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी पर बेस्ड है। आपसे पूछा है कि क्या होने वाला है इसमें, SOCl2 दे रखा है, पिरिडिन नहीं दिया है, SNI, और ये क्या होगा? रिटेंशन। क्वेश्चन नंबर C8, which of the following phenomena will take which of the following condition favor SN2 reaction? SN2 मतलब सेकंड ऑर्डर, एक तो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए और उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होनी चाहिए। बाकी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्ड होता है। SOCl2 ईथर के साथ गिवन है, एक ही बात है, वो SNI शो करता है। ईथर हो नहीं हो SNI शो करेगा, पिरिडिन होगा तो SN2 होगा। मैकेनिज्म का टाइप। तो चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर C8 तक का हमने डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन D, E और F। ये आपने कर लिए होंगे सॉल्व सभी ने। आपको एक्सरसाइज फर्स्ट को कंप्लीट सॉल्व करके लाना है नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज फर्स्ट सभी को कंप्लीटली सॉल्व करके लानी है नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।